जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्त अपन पढ़ रहे थे गोहिल वंश, मेवाड़ का गोहिल वंश पढ़ रहे थे। आज अपन थोड़ा उसको स्किप करके एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। राजस्थान के जो प्रजामंडल हैं और प्रजामंडलों से जो संबंधित आंदोलन है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो प्रमुख प्रजामंडल है इनकी स्थापना किसने की, क्या थे इनकी स्थापना करने का उद्देश्य और कौन कौन से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनसे जो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सब के बारे में अपन यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे दोस्तों। जो गोहिल वंश का, जो मेवाड़ का गोहिल वंश जो अपन पढ़ रहे हैं लगातार, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। और आज शाम को एक और वीडियो डालूंगा उसी का, तो अपन उसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। लेकिन उसके बीच में अपन एक वीडियो बनाया मैंने प्रजामंडल का, ताकि अपन किस प्रकार से प्रजामंडल है इसको भी अपन आसानी से पढ़ के और याद रख के अपन समझ सकते हैं। और आने वाले अपने कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन सही बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर्पज को लेके वीडियो बनाया गया है। तो शुरू करते हैं इसको। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों जो भी अपने प्रजामंडल है जिनकी स्थापना की थी अलग अलग व्यक्तियों ने, तो उससे पहले अपन कुछ एक फैक्ट और देख लेते हैं ताकि अपने को प्रजामंडल को समझने में थोड़ी आसानी हो दोस्तों। तो कुछ याद रखने लायक बिंदु है दोस्तों, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन को इन बिंदुओं को याद रखना है दोस्तों। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन दोस्तों कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ दोस्तों। और कब हुआ? 1927 ईस्वी में हुआ। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा, एक दो बार पूछा गया दोस्तों। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ और 1927 में इसका गठन किया गया दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो गठन हुआ दोस्तों, तो इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष थे दोस्तों उस समय रामचंद्र राव। नाम याद रखिएगा दोस्तों, अध्यक्ष थे रामचंद्र राव। और उपाध्यक्ष दोस्तों इसका याद रखिएगा, उपाध्यक्ष था दोस्तों विजय सिंह पथिक। इसको आप स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इनका संबंध है दोस्तों, विजय सिंह पथिक का संबंध अपने राजस्थान से है। तो इसके उपाध्यक्ष को आप स्पेशली याद रखिएगा। और अध्यक्ष दोस्तों इसके रामचंद्र राव थे। अगला दोस्तों 1927 की अपन उनने एक घटना देख ली। इस समय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। अब 1928 दोस्तों डेट वाइज अपन घटना याद रखेंगे। 1928 को दोस्तों क्या हुआ? 1928 में दोस्तों क्या हुआ? राजपुताना इकाई, याद रखिएगा दोस्तों, राजपुताना इकाई का गठन किया गया। कहां पे किया गया गठन दोस्तों? ये राजस्थान में है। जो राजपुताना इकाई का गठन वो 1928 में किया गया दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 1931 ईस्वी में। इसमें 1931 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ? अजमेर में राजपुताना इकाई का फर्स्ट अधिवेशन हुआ। याद रखना है दोस्तों, अजमेर के अंदर राजपुताना जो ये इकाई का गठन किया गया था, इसका फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? अजमेर में हुआ। और कब हुआ दोस्तों? 1931 के अंदर हुआ। ये जो दोस्तों अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन हुआ राजपुताना इकाई का, इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? इसकी जो अध्यक्षता की दोस्तों वो रामनारायण चौधरी ने की। तो इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों। फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता जो राजपुताना इकाई का हुआ था, उसकी अध्यक्षता दोस्तों रामनारायण चौधरी ने की थी। तो आइए दोस्तों एक बार अपन इन बिंदुओं का याद करते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन दोस्तों 1927 में बॉम्बे में। उसके बाद अध्यक्ष इसके रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। इससे आगे 1928 में राजपुताना इकाई का गठन हुआ। फर्स्ट जो इसका अधिवेशन है दोस्तों वो अजमेर में हुआ 1931 में। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों रामनारायण चौधरी ने की। इससे आगे देखते हैं दोस्तों 1938 ईस्वी में। आप इन सब पॉइंट्स को एक माध्यम से, कॉलम के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो। उसको एक साथ आप सभी इनको पढ़ोगे, फिर एक साथ इनका रिवीजन करोगे तो थोड़ा सा याद करना मुश्किल होगा। इससे अच्छा क्या है, जो पॉइंट्स या जो टॉपिक अपने को याद नहीं होता है उसको आप टुकड़ों में तोड़ लो, दो दो तीन तीन के टुकड़ों में तोड़ लो, पेयर्स बना लो उसके, और पेयर्स में उसको याद करो, बार बार उसको रिकॉल करो, ताकि वो आपको जल्दी याद होगा और लंबे समय तक आप उसको याद रख पाओगे। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अपन ने दोस्तों 1927 देखा, 28 देखा, 31 देखा। 27 में भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन देखा,
और 28 में राजपूताना इकाई का गठन देखा। 31 के अंदर वो पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता वो रामनारायण चौधरी ने की थी। इससे आगे 1938 दोस्तों, 1938 में क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस का जो दोस्तों हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा कहाँ है दोस्तों, गुजरात में, हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था में रियासतों में चल रहे प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन करना। दोस्तों याद रखना कि 1938 में जो कांग्रेस का जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था उसका जो दोस्तों टारगेट क्या था उन्होंने कि जो रियासत के अंदर जो भी प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं उनका समर्थन करो, उनको दबाओ मत, बल्कि उनका समर्थन करना ही इस अधिवेशन का उद्देश्य था दोस्तों। तो याद रखना है हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ और कांग्रेस का इसमें है और रियासतों में चल रहे प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन किया था इस अधिवेशन में कांग्रेस ने। इससे आगे दोस्तों इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों इसको नाम याद रखिएगा, एक दो बार पूछा भी गया है ये। सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। और सर्वप्रथम दोस्तों यह बात किसने कही थी, कौन सी बात दोस्तों, कि जो रियासतों में जो आंदोलन चल रहे हैं इनको अपन सपोर्ट करें, इनको समर्थन करें, ये बात दोस्तों सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने की थी जो इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो 1938 से एक बात याद रखनी है, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात और अध्यक्ष दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। और क्या बात कही कि जो रियासत में जो आंदोलन चल रहे हैं इनको अपने को सपोर्ट करना है, इनका समर्थन करना है। इससे आगे देखते हैं दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य। जो ये प्रजामंडल आंदोलन हुई है दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर, काफी सारे प्रजामंडल आंदोलन अपन आगे पढ़ेंगे, क्या थे इनके उद्देश्य, किन उद्देश्यों के लिए इनको शुरू किया गया था और कौन कौन से उद्देश्यों की इनसे पूर्ति हुई, तो वो सब अपन यहाँ देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या थे इनके उद्देश्य, बिल्कुल दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। आपको जो पूरा मैंने लिखा है पूरा आपको याद करवा के जाऊंगा मैं। तो देखिएगा दोस्तों, रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। जो भी रियासतें थी इसका उद्देश्य क्या था प्रजामंडल आंदोलन का, कि जो भी रियासत थी इसमें एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना और एक उत्तरदायी शासक चुनना। मतलब जो अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सके, जो आम जनता को परेशान ना करे, ऐसे शासक का चुनाव करना, उत्तरदायी शासक का चुनाव करना, एक उद्देश्य अपन यहां से याद रख सकते हैं। की पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, शासन में सुधार व संविधान के अनुसार शासन चलाया जाए। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो शासन प्रणाली, जो भी ब्रिटिशों की जो शासन प्रणाली चली आ रही थी उसमें सुधार करना और संविधान के अनुसार शासन चलाया जाना, कि जो अपने संविधान के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें उल्लेखित की गई हैं उन्हीं के अनुरूप शासन चलाया जाना, ताकि आम जो नागरिक है उनका शोषण ना हो सके, उनका दमन ना हो सके और वो एक संतोषप्रद जीवन व्यापित कर सके। तो दूसरा पॉइंट याद रखिए, शासन में सुधार और संविधान के अनुसार शासन चलाया जाए दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों याद रखना है, लोगों को मूल अधिकार दिए जाएं। तो जैसा कि अपन ने बाद में अपन देखते भी संविधान के चैप्टर्स में भी अपन ने देखा 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो दोस्तों लोगों को मौलिक अधिकार दे दिए गए थे। तो ये जो मांग है दोस्तों ये अपने प्रजामंडल आंदोलनों में भी रखी गई थी कि लोगों को मूल अधिकार दिए जाएं। तो क्या थे इनके उद्देश्य, 3 उद्देश्य हैं, तीनों उद्देश्यों को एक साथ याद रखिएगा दोस्तों। की पॉइंट इनके याद रखिएगा, उत्तरदायी सरकार चाहते थे, ये तो एक उत्तरदायी शासन चाहते थे। दूसरा दोस्तों ये संविधान के अनुसार शासन चलाना चाहते थे। और तीसरा दोस्तों लोगों के जो मूल अधिकार है वो लोगों को दिलाना चाहते थे। तो मूल अधिकार दिलाना चाहते थे, संविधान के अनुसार शासन चाहते थे और उत्तरदायी सरकार चाहते थे। तीनों पॉइंट को अपन याद रखेंगे दोस्तों। इससे आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अपने अलग अलग जगहों पर प्रजामंडल आंदोलन हुए, तो वो कौन कौन सी जगहों पर प्रजामंडल आंदोलन हुए मैंने इनको एक सारणी के माध्यम से लिखा है, अपन इनको याद रखेंगे और फिर इनका बारी बारी से डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप जानकारी के लिए एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। 1931 के अंदर दोस्तों जो प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ वो दोस्तों कहाँ शुरू हुए, जयपुर के अंदर और बूंदी के अंदर दोस्तों 1931 में शुरू हुआ था। 1934 के अंदर दोस्तों शुरू हुआ मारवाड़ और हाड़ौती के अंदर दोस्तों। 1936 में दोस्तों शुरू हुआ बीकानेर और धौलपुर के अंदर दोस्तों। और 1938 में दोस्तों शुरू हुआ वो मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली में दोस्तों। और 1939 में दोस्तों जो शुरू हुआ वो कोटा, किशनगढ़ और सिरोही के अंदर दोस्तों।
तो एक बार इन पांचों को दोस्तों एक साथ अपन रिकॉल करते हैं, याद करते हैं वापस। 1931 में दोस्तों जयपुर और बूंदी में, 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में, 1936 में दोस्तों बीकानेर और धौलपुर के अंदर दोस्तों, और 1938 में दोस्तों मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली में, और 1939 में दोस्तों कोटा, किशनगढ़ और सिरोही में। इसे आगे देखते हैं दोस्तों। 1942 में दोस्तों कहां शुरू हुआ? 1942 में दोस्तों शुरू हुआ कुशलगढ़। कुशलगढ़ दोस्तों क्या था, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। राजस्थान के 3 ठिकाने हुआ करते थे दोस्तों। तो राजस्थान के 3 ठिकानों में से एक ठिकाना बना जो बांसवाड़ा से अलग होकर बनाया गया था। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। ये दोनों प्रकार से पूछा गया है। कैसे पूछा गया मैं आपको बताता हूँ कि कुशलगढ़ ठिकाने को कहाँ से अलग करके बनाया गया था। तो बांसवाड़ा जो जिला था उससे अलग करके बनाया गया था। और दोस्तों राजस्थान के 3 ठिकानों में से एक ठिकाना कौन सा था जहां पे प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो ठिकाना कुशलगढ़ था। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको एक लाइन को लिखा है। राजस्थान के 3 ठिकानों में से एकमात्र ठिकाना था जहां पे ये प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। और कब हुई दोस्तों? 1942 में। और बांसवाड़ा से इसको अलग करके बनाया गया था दोस्तों। इससे आगे दोस्तों 1943 में दोस्तों बांसवाड़ा में शुरू हुआ प्रजामंडल आंदोलन। 1944 में दोस्तों कहाँ शुरू हुआ? डूंगरपुर में। और 1945 में दोस्तों कहाँ शुरू हुआ? ये जैसलमेर व प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों। और 1946 के अंदर दोस्तों कहाँ शुरू हुआ? ये झालावाड़ के अंदर दोस्तों ये अंतिम रियासत थी। और ये अंतिम प्रजामंडल आंदोलन भी यहीं शुरू हुआ था। तो सबसे अंतिम रियासत वह प्रजामंडल था। कौन सा था दोस्तों? झालावाड़। तो यहाँ पे ज्यादा कौन कौन से पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इनको आपको डेट इनकी याद रखनी है। कुशलगढ़ वाले को अपने को याद रखना है 1942 को, बांसवाड़ा को याद रखना है दोस्तों, डूंगरपुर को स्पेशली याद रखना है, डूंगरपुर बहुत पूछा जाता है दोस्तों। और इधर से दोस्तों अपन याद रख सकते हैं, इधर से दोस्तों आप मारवाड़ प्रजामंडल को याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों। तो ये 3-4 है। एक दोस्तों ये लास्ट आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे अंतिम हुआ था। तो ये 4-5 के आप सन याद रखिएगा दोस्तों। 1942 में कुशलगढ़ में, 43 में बांसवाड़ा में, 44 में डूंगरपुर में। 3 तो आप इनको क्रम से याद रख सकते हो, 42, 43 और 44, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। एक अपना लास्ट है 1946, ये झालावाड़ के अंदर हुआ था, अंतिम इसको याद रख सकते हैं। एक ये 1934 में हुआ था मारवाड़ और हाड़ौती के अंदर, तो इसको 1934 को अपने को याद रखना है। बाकी आप ज्यादा याद नहीं भी रखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो दोस्तों ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको अपने को इनकी सन याद रखना है। तो आइए दोस्तों इससे आगे अपन अब डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे बारी बारी से कि कौन सा प्रजामंडल आंदोलन में कौन सी जो आंदोलनकारी या क्रांतिकारी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस प्रकार प्रजामंडल आंदोलनों को अग्रेसित किया और उनका सुचारू रूप से आगे बढ़ाया, तो वो सब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जयपुर प्रजामंडल, जैसा कि अपन ने इधर देखा 1931 में जयपुर और बूंदी था, तो अपन पहला ही लेते हैं जयपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1931 ईस्वी में हुई। संस्थापक कौन थे, स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों? इसके कपूर चंद पाटनी इसके संस्थापक थे। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों। 1931 में स्थापना, कपूर चंद पाटनी ने की थी इसकी स्थापना। इसी आगे देखते हैं दोस्तों पुनर्गठन। जो जयपुर प्रजामंडल है इसका दोबारा से पुनर्गठन कब किया गया दोस्तों? पुनर्गठन किया गया इसका 1936 ईस्वी में। और किसने किया दोस्तों? जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया। और इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जब पुनर्गठन के समय अध्यक्ष कौन बनाया गया? पुनर्गठन के समय अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों चिरंजी लाल को पुनर्गठन के समय है वो जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। तो यहां से अपन ने 2 पॉइंट याद रखेंगे। स्थापना 1931, कपूरचंद पाटनी अध्यक्ष। पुनर्गठन हुआ 1936 में, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया चिरंजी लाल को अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को आप एक साथ याद रखोगे दोस्तों। इससे आगे देखते हैं दोस्तों। अब होता है दोस्तों एक जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है दोस्तों, इसको आपको स्पेशली याद रखना है। ये दोस्तों अच्छे लेवल्स के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको आप स्पेशली याद कीजिएगा। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था दोस्तों? ये 17 सितंबर 1942 ईस्वी को ये हुआ था। यहाँ पे डेट नहीं तो दोस्तों सन तो आप जरूर याद रखिएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? 1942 ईस्वी को हुआ था। अब क्या था दोस्तों ये, इसको देखिएगा। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इस समय 1942 में?
हीरालाल शास्त्री व जयपुर के पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन थे दोस्तों? प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। नाम याद रखिएगा। 1942 के समय जयपुर के जो प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष दोस्तों हीरालाल शास्त्री थे और इसके प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, जिसको एमआई भी कहा जाता है। तो एमआई के बीच ये समझौता हुआ था। तो एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? एक तो इनके अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के मध्य हुआ। तो अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। अब दोस्तों यहां से अपन इस पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों पूछा जाता है कई बार कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ और किन के मध्य हुआ? तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। अगला पॉइंट, आधुनिक जयपुर का निर्माता। आधुनिक जयपुर का निर्माता दोस्तों किसे माना जाता है? मिर्जा इस्माइल को माना जाता है। तो एक पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा, पूछा गया 2-4 बार दोस्तों ये भी, कि आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? वो मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। और दोस्तों जो जयपुर के अंदर जो एमआई रोड है दोस्तों, एमआई रोड, वो इसी मिर्जा इस्माइल के नाम पे एमआई रोड इसका नाम पड़ा है। तो आधुनिक जयपुर के निर्माता मिर्जा इस्माइल है और एमआई रोड का नाम भी एमआई मिर्जा इस्माइल के नाम पे ही पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आप जेंटलमैन एग्रीमेंट और जयपुर के आधुनिक निर्माता दोनों को एक साथ याद रख सकते हो। इससे आगे देखते हैं दोस्तों समझौते की शर्तें। ये जो हुआ था दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट, इसमें कौन कौन सी शर्तें वो रखी गई थी, अब अपन उनको एक बिंदु वाइज देखते हैं। जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं दोस्तों, इन जो प्रजामंडल आंदोलन थे इनका मेन उद्देश्य यही था कि एक उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो एक पहला पॉइंट तो यहीं से याद रख सकते हैं, उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी शासन की स्थापना। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रजामंडल कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से धरना व आंदोलन कर सकेंगे। एक इसकी शर्त यह की रखी गई कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट के द्वारा पहली शर्त तो एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। दूसरी शर्त दोस्तों, जो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले जो लोग थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण बड़ी जो ध्यान रखना दोस्तों, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन और आंदोलन इस प्रकार की गतिविधियां वो कर सकेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। यह पॉइंट दोस्तों स्पेशली याद रखना है कि जो जयपुर रियासत थी दोस्तों, वो ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों, जो ब्रिटिश जो भारतीय थे, तो सॉरी, जो ब्रिटिशों का जो शासनकाल चला आ रहा था भारत में, तो जो उनका जो विद्रोह करेंगे, जो भारत के क्रांतिकारी थे उनका जो विद्रोह करेंगे, उनको वो गिरफ्तार नहीं करेगी। कुल मिला के अपन इसको एक पॉइंट के रूप में समझ सकते हैं, जो अपने भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, वो अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो इसको याद रखना है, जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। तो इसको अपन याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, और दोस्तों एक और चीज एक याद रख सकते हैं, इनको गिरफ्तार नहीं करेगी। तो दोस्तों क्या मतलब इसका मतलब यह है कि प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल उनकी सहायता कर सकता है कि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी नहीं करेगी और जयपुर प्रजामंडल इनकी सहायता भी कर सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो इसको आप स्पेशली दोस्तों याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया? तो वो जयपुर प्रजामंडल था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो जयपुर प्रजामंडल जहां ऑप्शन लगे वहीं अपना राइट आंसर होगा। तो यहां से अपन इन 4 पॉइंट्स को एक माध्यम से याद रखेंगे दोस्तों। जो ये समझौता हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, हीरालाल शास्त्री और जो पीएम थे इनके मिर्जा इस्माइल, इनके मध्य समझौता हुआ। तो ये 4 शर्तें इसमें रखी थी सॉरी दोस्तों, इनके मध्य 4 शर्तें रखी गई थी दोस्तों। वो शर्तें कौन कौन सी है ये देखिएगा। एक तो दोस्तों सबसे पहली शर्त अपन याद रख सकते हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। दूसरी शर्त, जो क्रांतिकारी अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे थे उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे और उनकी सहायता करेंगे, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त दोस्तों याद रखेंगे कि जो भी इनके कार्यकर्ता थे वो शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, इसकी छूट दी जाए। और चौथी जो शर्त थी दोस्तों, लास्ट शर्त जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो इन चारों पॉइंट्स को अपन एक साथ याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इससे आगे देखते हैं आजाद मोर्चा। क्या था ये आजाद मोर्चा दोस्तों, इसको समझिएगा। समझौते से
कौन सा समझौता दोस्तों? ये वाला समझौता, जेंटलमैन एग्रीमेंट। समझौते से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने है वो आज़ाद जो मोर्चा है इसकी स्थापना की। कि जो ऊपर वो जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, इससे जो असंतुष्ट जो भी भारतीय लोग थे या नेता थे वो असंतुष्ट थे, उन्होंने आज़ाद मोर्चे की स्थापना की। समझौते से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने इसकी स्थापना की। और इसका नेतृत्व किसने किया दोस्तों? आज़ाद मोर्चा का नेतृत्व इसने किया बाबा हरीश चंद्र ने। नाम याद रखिएगा, आज़ाद मोर्चा का नेतृत्व किसने किया? बाबा हरीश चंद्र ने इसका नेतृत्व किया। आगे देखिएगा दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने के जो पक्ष में थे दोस्तों, ये जो आज़ाद मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता थे, ये इनका कहना था कि जो जयपुर प्रजामंडल ने, मैंने ऊपर बता दिया है, ये शर्त रखी थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। लेकिन जो आज़ाद मोर्चा के जो मेंबर्स थे दोस्तों, इनका कहना था कि आप भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रहा था इसके अंदर भाग लो और अपनी हिस्सेदारी इसमें लो, ताकि अपने को स्वतंत्रता जल्दी मिल सके। लेकिन ये जो शर्त थी अपने अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर के बीच में 4 शर्तें पहले से ही हो चुकी थी, इसीलिए आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था। तो अपन यहाँ से याद रखें, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए ये लोगों को प्रेरित कर रहे थे दोस्तों। तो मोर्चे के दोस्तों अन्य सदस्य को, अन्य नेता कौन थे दोस्तों? एक तो इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हरीश चंद्र थे। और दोस्तों इनके अन्य नेता के रूप में अपन नाम याद रखने चाहें तो रामकरण जोशी थे दोस्तों एक, और दौलतमल भंडारी थे दोस्तों, और गुलाबचंद कासलीवाल इसके अन्य नेता थे। अगर आप एक पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इन अन्य नेताओं के नाम भी याद रख सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह, यूडीसी, एलडीसी, जो भी छोटे लेवल्स के कंपटीशन एग्जाम है, तो आप दोस्तों यहाँ तक नाम याद रख लोगे कि आज़ाद जो मोर्चा है, ये इतना ही याद रखना है अपने को कि इसकी गठन क्यों किया गया, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था जेंटल एग्रीमेंट, इससे ये असंतुष्ट थे क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे उसके मेंबर। और इनका मानना था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहिए। और इसका नेतृत्व किसने किया? बाबा हरिश्चंद्र ने इसका नेतृत्व किया। अन्य जो नाम याद नहीं भी रखोगे छोटे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पीसीएस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इससे आगे देखते हैं दोस्तों, 1945 ईस्वी में नेहरू के कहने से प्रजामंडल प्लस आज़ाद मोर्चा दोनों को एक साथ मिला दिया गया। तो याद रखना है दोस्तों, 1945 ईस्वी में, कब? 1945 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने से प्रजामंडल, जो जयपुर प्रजामंडल और आज़ाद मोर्चा, जो आज़ाद मोर्चा था, इसका नेतृत्व किया था हरीश चंद्र ने, इन दोनों को एक कर दिया गया, मिला दिया गया था। कब मिलाया? 1945 में। किसके कहने पे मिलाया? नेहरू जी के कहने पे मिलाया। तो इसको आप एक बिंदु के रूप में याद रख सकते हो दोस्तों। इससे आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आप ये सब ऐसे बुक्स को पढ़ने से पहले या किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आप हड़बड़ाए नहीं, आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पढ़ें। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और जब भी पढ़ें मन लगा के पढ़ें। जब आप वीडियो को देखें या अपनी बुक से पढ़ें, जितने समय के लिए पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, कॉन्सेंट्रेट अपने माइंड को करें, ताकि कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे तो आपको जो भी बिंदु है वो ज़्यादा जल्दी याद होंगे और अच्छे से याद होंगे। तो फॉर्मेलिटी ना करें पढ़ाई के मामले में। अगर पढ़ें तो मन लगा के पढ़ें। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कोशिश करें कि बुक्स को बंद कर दें। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बंद कर दें। थोड़ी देर आप जो भी आपका एंजॉयमेंट का साधन है पहले वो कर लें, लेकिन पढ़ाई के टाइम थोड़े आप सीरियस हो जाएं, ताकि आपको चीज़ें वो ज़्यादा लंबे समय के लिए याद रहेंगी और जल्दी याद कर पाओगे आप। तो आइए दोस्तों, इससे आगे देखते हैं। क्योंकि दोस्तों अपन ने पढ़ लिया जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, अपन ने इनको देख लिया है। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट आता है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल क्या था, इसकी स्थापना अपन याद रख सकते हैं। याद रखना चाहिए तो 1931 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, जयपुर प्रजामंडल के साथ में ही। संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक थे दोस्तों कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे कोई भी प्रजामंडल हो, कोई भी संस्था हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसके संस्थापक 2 से ज़्यादा है, 3, 4 है,
तो 2 से ज़्यादा है, तो जहाँ तक है 99% दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। इस चीज़ को स्पेशली याद रखना आप। अगर उसका संस्थापक एक अकेला व्यक्ति है या फिर 2 हो सकते हैं, अगर 1 या 2 है तब तक तो ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर। लेकिन अगर उसके संस्थापक 3 है या 4 है तो वहाँ से क्वेश्चन न के बराबर बनने की उम्मीद है, किसी सूरत में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था के 3 या 4 जहाँ पे आपको नाम नजर आए तो आप उसको स्किप मार सकते हो एक टाइप से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन किसी सूरत में नहीं बनेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता दोस्तों। अगला दोस्तों, बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन। बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन दोस्तों किसने किया? तो ये जो ऋषिदत्त मेहता थे दोस्तों, इसके संस्थापक थे, इन्होंने ही इसका गठन किया था। तो पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, बूंदी देशी राज्य लोक परिषद। तो राज्य लोक परिषद थी दोस्तों जो बूंदी की, उसका जो गठन किया वो ऋषिदत्त मेहता ने इसका गठन किया। और 1923 ईस्वी में राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र है वो दोस्तों किसने लिखा, किसने निकाला था? वो भी दोस्तों ऋषिदत्त मेहता ने निकाला था। तो इस पॉइंट को दोस्तों स्पेशली आप याद रखिएगा, क्योंकि ये अच्छा पॉइंट है। 1923 ईस्वी में दोस्तों राजस्थान, किस नाम से? राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था दोस्तों? ये ऋषिदत्त मेहता ने ही ये समाचार पत्र निकाला था। और राज्य लोक परिषद जो बूंदी की थी उसका गठन भी ऋषिदत्त मेहता ने ही किया था। तो यहाँ से आप एक ये ऋषिदत्त मेहता का जो नाम है इसको आप नाम को याद रख सकते हो। इसने 2-3 काम किए थे, एक तो राज्य लोक परिषद का गठन बूंदी का, और दूसरा ये राजस्थान नामक समाचार पत्र है ये निकाला था। और ये जो समाचार पत्र था दोस्तों, इसमें मोस्टली है वो हाड़ौती की जो खबरें थी, हाड़ौती जो क्षेत्र था दोस्तों, धौलपुर, करौली, बूंदी, इन सब का जो क्षेत्र था, इसकी जो खबरें हैं वो इसमें प्रकाशित होती थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल है दोस्तों, इसकी जो स्थापना किसने की दोस्तों? भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ ने दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। नाम याद रखिएगा दोस्तों। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है दोस्तों? भंवरलाल सर्राफ। अब कौन कौन से बिंदु हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको अपन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। सन देखिएगा दोस्तों, सन वाइज अपन इनको एक बार याद रखने का प्रयास करेंगे ताकि अपन थोड़ा जल्दी याद रख सके। 1918 दोस्तों, क्योंकि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो दोस्तों जैसा कि अपन इधर से अपन ने देखा था 1934 के अंदर हुई थी, लेकिन अपन यहाँ से 1918 से ही घटना पढ़ना चालू कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं दोस्तों ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित ही घटनाएं हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन उन सब जो पुरानी जो घटनाएं हैं 1934 की, उससे पुरानी घटनाओं को भी इसमें मैंने शामिल किया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 1918 में क्या होता है दोस्तों? 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन होता है दोस्तों। 1-2 बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो किसने किया दोस्तों याद रखना है, चांदमल सुराणा जी हैं। चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था दोस्तों, तो 1918 में। अगला दोस्तों 1920 में। 1920 में दोस्तों क्या होता है, यहां से अपन इसको याद रखेंगे। 1920 में दोस्तों मारवाड़ सेवा संघ का गठन, हितकारिणी सभा का गठन चांदमल सुराणा, और सेवा संघ का गठन दोस्तों जयनारायण व्यास। तो ये तो अपने को दोस्तों याद ही रखना है। मारवाड़ सेवा संघ का गठन किसने किया? जयनारायण व्यास ने। कब किया? 1920 में किया दोस्तों। और मारवाड़ सेवा संघ का दोस्तों जो गठन हुआ था इसके आधार पे एक दोस्तों शुरू हुआ था तोल आंदोलन। जो ये सभा या संगठन था इसने शुरू किया था दोस्तों एक तोल आंदोलन। मारवाड़ सेवा संघ गठन है दोस्तों, इसने शुरू किया था एक तोल आंदोलन। तोल आंदोलन दोस्तों क्या था? 100 तोले के स्थान पर 80 तोले, 100 तोले के स्थान पर दोस्तों कितने? 80 तोले का एक शेयर बना दिया जाए। इन्होंने ये मांग रखी थी दोस्तों कि पहले जो एक शेयर होता था दोस्तों वो 100 तोले का होता था, और मारवाड़ सेवा संघ ने मांग रखी कि 100 तोले के स्थान पर अब है वो जो एक शेयर है दोस्तों वो 80 तोले का बना दिया जाए। और इस मांग को है वो वहाँ के राजा ने स्वीकार कर लिया था और ये मांग उनकी मान ली गई थी। तो आंदोलन दोस्तों, ये जो आंदोलन हुआ था तोल आंदोलन, ये सफल रहा और आंदोलन सफल रहा और राजा है वो वहाँ के मान गए थे दोस्तों, उन्होंने इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया था। तो मारवाड़ सेवा संघ से 2 चीजें, एक तो इनके जो गठन करने वाले का नाम जयनारायण व्यास, और एक इन्होंने शुरू किया था तोल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तोल आंदोलन क्या था ये मैं आपको बता चुका हूँ।
आगे देखते हैं दोस्तों 1929 में दोस्तों क्या हुआ स्पेशल, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन है दोस्तों 1929 में हुआ। और फिर वही चीज का गठन किया किसने दोस्तों, इसका गठन फिर वही जयनारायण व्यास ने इसका गठन किया। तो यहां से आप इन दोनों को एक साथ अपन याद रख सकते हो दोस्तों। मारवाड़ सेवा संघ का गठन जयनारायण व्यास, और राज्य लोक परिषद, राज्य लोक परिषद कौन सी, मारवाड़ की, राज्य लोक परिषद मारवाड़ की, इसका गठन भी जयनारायण व्यास ने। तो दोनों जयनारायण व्यास ही हैं, तो अपन इन दोनों को एक साथ में याद रखेंगे। अगला दोस्तों फर्स्ट अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ, फर्स्ट अधिवेशन हुआ दोस्तों पुष्कर अजमेर में। और दोस्तों ये जो अधिवेशन है ये किसका हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, इसके जो गठन करने वाले तो दोस्तों कौन थे, गठन करने वाले थे दोस्तों जयनारायण व्यास। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों, पहला अधिवेशन हुआ पुष्कर अजमेर में, और इसकी अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता की दोस्तों चांदकर्ण शारदा ने की। चांदकर्ण शारदा ने इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मारवाड़ का जो दोस्तों ये राज्य लोक परिषद का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी चांदकर्ण शारदा ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी, और ये इसके अध्यक्ष थे। इससे आगे देखते हैं दोस्तों 1929 में शारदा एक्ट, 1929 में की दोस्तों एक और घटना याद रखना है, क्या हुआ, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट क्या था दोस्तों, शारदा एक्ट का जो उद्देश्य था दोस्तों बाल विवाह रोकना, और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन बनाए गए, उसको बनाया गया हरविलास शारदा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये हरविलास शारदा कौन थे, ये जो चांदकर्ण शारदा थे दोस्तों, चांदकर्ण शारदा थे, इनके भाई थे ये हरविलास शारदा, तो इसको अपन यहां से याद रख सकते हैं। और दोस्तों ये फर्स्ट अधिवेशन हुआ था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का, जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसका जो अधिवेशन के अंदर दोस्तों कौन भाग लेने के लिए आया या कौन उपस्थित हुआ था, तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कभी भी। कस्तूरबा गांधी दोस्तों इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आई थी, जो गांधी जी की पत्नी है। और इनके साथ में कौन आया, और एक दोस्तों आए थे काका कालेलकर आए थे, जो गांधी जी के दोस्त थे। तो ये है इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे। तो आप इन पॉइंट्स को दोस्तों एक साथ याद रखिएगा, इन तीन ही पॉइंट्स को एक साथ याद रखिएगा। और अपन फिर से रिकॉल करते हैं दोस्तों, जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो गठन किया वो तो जयनारायण व्यास ने कर दिया है, गठन इसका कर दिया। अब जो पहला अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन से दो चीजें याद रखनी है, हुआ कहाँ, पुष्कर अजमेर में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, अध्यक्ष बने चांदकर्ण शारदा, इसके अध्यक्ष बने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और चीज याद रखेंगे, जो फर्स्ट अधिवेशन है दोस्तों, एक चीज तो यहाँ से पुष्कर अजमेर और अध्यक्ष चांदकर्ण शारदा, एक चीज यहाँ से याद रखेंगे, इसमें आए कौन दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आई, और एक है जो गांधी जी के दोस्त थे दोस्तों काका कालेलकर आए, वो काका कालेलकर और कस्तूरबा गांधी है वो इसके अंदर भाग लेने के लिए आए थे। तो फर्स्ट अधिवेशन से दो बिंदु याद रखेंगे। फिर एक ये बिंदु अपन अलग से याद रख सकते हैं, 1929 का जो शारदा जो एक्ट था दोस्तों, शारदा एक्ट का उद्देश्य क्या था, बाल विवाह रोकना, और इसकी जो अध्यक्षता, इसका जो अध्यक्षता की थी या गठन किसने किया था, वो हरविलास शारदा ने इसका गठन किया था, शारदा एक्ट का। इससे आगे देखते हैं दोस्तों 10 मई 1931, तो आप डेट ना याद रखिए, आप सन को याद रखिएगा। 1931 में क्या हुआ दोस्तों, मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया, मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया। कब किया गया, 1931 में, और किसने किया ये गठन दोस्तों, जयनारायण व्यास ने ये गठन किया दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 1932 ईस्वी में, 1932 जोधपुर में झंडा फहराया। तो जोधपुर में दोस्तों पहली बार वो झंडा फहराया 1932 में, और ये किसने फहराया दोस्तों, छगनराज चौपानीवाला ने फहराया, छगनराज चौपानीवाला ने ये जोधपुर के अंदर झंडा फहराया। और 1934 में दोस्तों क्या हुआ, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। किसने थी, भंवरलाल सर्राफ ने इसकी स्थापना की थी, अपन ऊपर देख चुके हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सर्राफ ने की थी, 1934 में की थी। और 1936 दोस्तों, 1936 से अपन याद रखेंगे, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन दोस्तों 1936 में किया गया। और इसका जो अधिवेशन हुआ दोस्तों, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ, वो कहाँ हुआ दोस्तों, कराची के अंदर इसका
अधिवेशन हुआ और इसके महामंत्री किसको बनाया गया? महामंत्री दोस्तों वही जयनारायण व्यास को इसके महामंत्री बनाया गया। अगला पॉइंट दोस्तों, जोधपुर रियासत ने इनके जोधपुर प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि जो जयनारायण व्यास का जो ये अधिवेशन हुआ था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन हुआ था कराची के अंदर महामंत्री बनाया गया था जयनारायण व्यास को। तो इसके बाद दोस्तों क्या किया गया था कि जोधपुर रियासत में जो ये जयनारायण व्यास थे इनके आने जाने पे, आवागमन पे रोक लगा दी थी। और रोक लगाने के बाद में दोस्तों क्या होता है, बीकानेर के महाराजा थे दोस्तों गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखकर इस पाबंदी को हटाया था और इनके आवागमन को वापस सुचारू रूप से चालू कर दिया था जयनारायण व्यास को। तो किसने पत्र लिखा था? बीकानेर के जो महाराजा थे दोस्तों गंगा सिंह, इन्होंने पत्र लिखा था। किनको लिखा था? जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा था कि जो इनके आवागमन पे जो रोक लगाई है जयनारायण व्यास जी के, इनको छूट दी जाए और वापस इनके आवागमन को चालू किया जाए। तो यहाँ से अपन इन घटनाओं को छोटा सा एक पॉइंट के माध्यम से याद रख सकते हैं दोस्तों। इन 4 ही घटनाओं को अपन एक साथ याद करेंगे किस प्रकार से दोस्तों, आप डेट के साथ, सन के साथ याद रखिएगा दोस्तों। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया। मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया किसने दोस्तों? जयनारायण व्यास जी ने किया। उसके बाद 1932 में जोधपुर में झंडा फहराया। सबसे पहले जोधपुर में 1932 में झंडा फहराया किसने फहराया? छगन राज चौपानीवाला ने ये झंडा फहराया दोस्तों। 1934 के बाद, उसके बाद 32 से 1934 में क्या हुआ दोस्तों? 34 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और 36 में दोस्तों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ ये दोस्तों पूछा जा सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ? ये कराची में हुआ और महामंत्री इसमें जयनारायण व्यास को बनाया गया और इसके ऊपर जोधपुर में इसके आवागमन पर रोक लगा दी गई। सॉरी दोस्तों, जोधपुर में इसके आवागमन पर रोक लगा दी गई। और फिर महाराजा गंगा सिंह ने एक पत्र लिखा जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे उनको, और उसने है वो उस रोक को हटाया था। और इसी के साथ दोस्तों अपन ने ये राजस्थान के जो प्रजामंडल थे इनसे को समझा, किस प्रकार से, किन उद्देश्यों के लेके ये प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए और किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो स्पेशली अपन ने देखा कि एक तो जयपुर प्रजामंडल और एक मारवाड़ प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटे और बड़े कंपटीशन एग्जाम में, उन सबको अपन ने समझा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद वीडियो आए दोस्तों तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।